Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of electric potential and capacitance. These videos are tailored for Class 12 CBSE and Maharashtra State Board students, as well as IIT and NET aspirants. The tutorials cover a wide range of concepts, including electric potential, capacitance, parallel plate capacitors, and more. With detailed explanations and examples, the videos aim to provide a strong foundation in this important topic. The series breaks down complex ideas into easy-to-understand segments, making it a valuable resource for students looking to solidify their understanding of electric potential and capacitance, whether preparing for board exams or competitive entrance tests. These tutorials offer a valuable supplement to traditional classroom learning. In addition to theoretical concepts, the videos also provide practical problem-solving strategies, helping students build confidence in their ability to tackle challenging problems in this subject. The comprehensive nature of the series ensures that students of all levels can benefit from the material. Whether they are just beginning to explore electric potential and capacitance or seeking to deepen their knowledge in preparation for advanced exams. Overall, the uploaded series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as an invaluable resource for anyone looking to enhance their understanding of electric potential and capacitance. ये वाला लाइट जला दो ना, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला, हाँ करो, ठीक है। PYQs करना है। सीबीएसई का देखो 2020 में सवाल है, सीबीएसई का 2020 में सवाल है क्या, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। हाय वरद 40 नहीं, पेयर्स जोड़ियां कितनी है, 23, ठीक है 23, ओके। ऑल द वेरिएशंस इन अ स्पीशीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। व्हाई? सबके स्पीशीज के इक्वल चांसेस नहीं है। व्हाई? व्हाट कुड बी द रीजन? सब एक मार्क्स से क्वेश्चन किए हैं भाई साहब, ठीक है। सो लुक एट हाउ द आंसर्स आर रिटन पीपल, ठीक है, इस तरह से आपको आंसर्स दिखने हैं। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि एक टॉपर का आंसर किस तरह से होता है, ठीक है। टॉपर ने जो आंसर लिखा है वो एक्चुअली मैं आपको शेयर करूंगा कि हाउ इज इट एक्चुअली रिटन, ठीक है, ओके। तो इन ह्यूमन बीइंग्स हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच सेल। हर एक सेल में भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? 23 पेयर्स ऑफ तो in each pair 23 pairs of chromosomes are present in human beings, ठीक है। Out of the 23 pairs, 22 pairs carry genes which control somatic traits, या इसको अपन ऑटोसोम्स भी बोलेंगे, ठीक है। 22 pairs क्या होंगे भाई साहब? 22 pairs क्या करेंगे? These are chromosomes which control somatic traits, ठीक है। somatic traits आपने देखा दो टाइप के सेल्स होते हैं, क्या क्या? सोमैटिक एंड, सब भूल गया भाई साहब, सोमैटिक। तो इसको अपन ऑटोसोम्स भी बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑटोसोम्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑटोसोम्स। द 23rd पेयर, तो ये जो 23rd पेयर है इसको अपन क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। व्हाई इज दिस नोन एज सेक्स क्रोमोसोम? बिकॉज इसी से डिटरमिन होता है वेदर द चाइल्ड विल बी अ मेल और अ फीमेल, ठीक है। 23rd जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो 22 पेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोसोम्स, या अपन बोल सकते हैं सोमैटिक ट्रेट्स, ठीक है। 22 पेयर्स को अपन ऑटोसोम्स बोलेंगे या सोमैटिक ट्रेट्स। 23rd पेयर को अपन क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। ऑल द वेरिएशंस इन अ स्पीशीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। व्हाई? ठीक है, तो अपन देखेंगे ऑल द वेरिएशन डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। अलग अलग एडवांटेजेस हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मोस्ट अडेप्टेड टू द, यही आपका डार्विन बोल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। डार्विन आपका क्या बोलता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पे फिटेस्ट मतलब ये नहीं होता कि फिट होना, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने आजू बाजू के होते हुए चेंजेस के साथ सूट या अडेप्ट कर सकता है। An organism which can suit as per the changes in the environment will be able to survive. जैसे आप देखोगे रेगिस्तान में आपको कैक्टस मिलता है, दूसरे प्लांट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। कैक्टस ने क्या किया भाई साहब? कैक्टस ने भाई साहब जो लीव्स थे उनका क्या बना दिया? थॉर्न्स बना दिया। जैसे थॉर्न्स बना दिया तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और इसमें से वाटर लॉस नहीं हो रहा है।
क्योंकि लीव्स में से वाटर लॉस काफी ज्यादा होता है, लीव्स में से वाटर लॉस काफी ज्यादा होता है, और रेगिस्तान में या डेजर्ट एरियाज में आप वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दे आर बेसिकली चेंजिंग टू थॉर्न्स, ये एक एडेप्टेशन हो गया। तो इस तरह से सिर्फ कैक्टस ही सर्वाइव कर पा रहा है, दूसरा कोई प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दे आर नॉट मेकिंग एनी एडेप्शंस। अगर आप देखोगे बेयर से पोलर बेयर हुआ, अगर सिर्फ बेयर को अगर आप एंटार्क्टिका में छोड़ दो वो मर जाएगा, ठीक है। पोलर बेयर हुआ है बोल के वो जिंदा है, क्योंकि उसका कोट मोटा हो गया, एडेप्टेशन हो गया। दूसरा, उसका स्किन का जो कलर है वो व्हाइट हो गया, फ्रॉम ब्लैक इट टर्न ऑन टू व्हाइट, सो दैट इट कैन नॉट बी इजिली लोकेटेड, ताकि उसको जो उसके मतलब शिकार हैं वो उससे दूर ना भागे, जो उसके शिकार है वो उससे दूर ना भागे। सो दीज आर एडेप्टेशंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो नेचर सिलेक्ट करता है स्पीशीज को, और स्पीशीज का सिलेक्शन कैसे होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब अगर किसी स्पीशी में अपने एनवायरनमेंट में होते हुए चेंजेस के साथ उसके अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो सर्वाइव कर पाएगा, वरना नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं और भी क्वेश्चंस यहां पे। जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमिन्ड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। क्योंकि फादर के पास कौन से जीन्स हैं, एक्स वाई, मदर के पास या फीमेल के पास हमेशा एक्स एक्स ही रहेगा, तो कोई वेरिएशन का स्कोप ही नहीं है भाई साहब। तो अगर एक्स वाई हो गया तो मेल चाइल्ड, अगर एक्स एक्स हो गया तो फीमेल चाइल्ड। लेकिन फीमेल से एक ही जीन आने वाला है, दैट इज एक्स, मेल से एक्स या वाई आ सकता है। तो हु इज द डिटरमाइनर, तो जीन्स फ्रॉम द मेल आर इज द डिटरमाइनर ऑफ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक टॉपर का आंसर देखिए कैसे होता है, हाउ डज अ टॉपर एक्चुअली राइट एन आंसर। 2021-22 का क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली नोट्स बाय अ टॉपर, ठीक है। दिस इज हाउ ही हैज रिटन द आंसर। Sex of the children will be determined by what they inherit from their father. The sperm of the father is heterogametic. Heterogametic क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि ये दो गैमेट से बना हुआ है, और ये दोनों भी गैमेट्स क्या हैं आपके, दीज आर डिफरेंट गैमेट्स। देखिए कैसे आप ना चीजों को यूज करते हैं, जो कीवर्ड्स हैं वो अगर डालेंगे तो मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक मतलब समझ में आ रहा है, एक्स वाई मतलब मेल्स में क्या होगा 22 क्रोमोसोम्स, ये तो पेयर हो गया, प्लस एक्स वाई, ये होगा भाई साहब मेल्स का, ठीक है। और फीमेल्स का क्या हो गया 22 प्लस एक्स एक्स, ये हो जाएगा भाई साहब आपके फीमेल्स का। उसने भाई साहब बाकायदा डायग्राम से भी दिखाया, देखो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। तो ये गैमेटिक भाई साहब, ये जो है इसके दो स्पीशीज बनेंगे, या तो बनेगा आपका 22 प्लस एक्स या तो बनेगा आपका 22 प्लस वाई। अगर ये वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो लड़की होगी, ये वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो लड़का होगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो द स्पर्म ऑफ द फादर इज हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक मतलब क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स वाई होगा, एक्स एंड वाई बोथ विल बी देयर, ठीक है, हेटेरोगैमेटिक, ठीक है। द एग ऑफ द मदर इज होमोगैमेटिक। अभी एग ऑफ द मदर जैसे मैंने आपको बताया, इसके जो होंगे वो क्या होगा 22 प्लस एक्स, और इधर भी भाई साहब आपका क्या होगा 22 प्लस एक्स, होमोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक, होमोगैमेटिक समझ में आ रहा है। देखो भाई साहब किस तरह से आपके कीवर्ड्स यूज होते हैं आंसर में। ऐसे आंसर्स अगर आप लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलने ही मिलने, कहीं कटौती का कोई सवाल ही नहीं है। आप भाई साहब यहाँ पे एक्चुअल जो वर्बियाज है, एक्चुअल जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज कर रहे हो, ठीक है। सो दिस हैज टू बी देयर। होमोगैमेटिक दैट इज 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। 23rd pair of chromosome is called the sex chromosome, determines the sex of the unborn child. ये भाई साहब unborn child का sex determine कर रहा है, ठीक है। When a sperm that is 22 plus x, अगर 22 plus x sperm fuses with a egg which is also 22 plus x, तो क्या नतीजा होगा, लड़की पैदा होगी, 22 plus xx हो जाएगा, ठीक है। अगर 22 plus y that is this sperm is fusing with the egg that is 22 plus x, तो क्या होगा 22 plus xy हो जाएगा, which will be basically a male child, ठीक है। So when a sperm fuses with an egg 22 plus x, then a girl is born, and there is 44 plus xx जिसको आप बोल सकते हो। When a sperm 22 plus y fuses with an egg that is 22 plus x, then a boy is born that is 44 plus xy। समझ में आ रहा है ये। Hence sex of the children is determined by x और y chromosomes of the father। ये पूरा एक कन्विंसिंग आंसर है जिसमें बराबर आपके कीवर्ड्स यूज हुए हैं। देखिए किस तरह से अच्छे कीवर्ड्स यूज हुए हैं, होमोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक, और कैसे उसने प्रूव किया है कि 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई कैसे आपका भाई साहब ये हो रहा है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इस तरह से आंसर्स लिखेंगे भाई साहब तो मार्क्स मिलेंगे।
आप बहुत ही बार ऐसा होगा कि आप पढ़ के जाएंगे, नॉलेज होगा, लेकिन कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं नोट्स बनाइए। जितना आप नोट्स बनाएंगे उतने आप कीवर्ड्स से वाकिफ होंगे, उतना आपका ये सॉलिड होगा। यही आंसर अगर आप लिख के चले आएंगे छोटे मोटे तौर पे, आपको भाई साहब 2 में से 1 मिल जाएगा या 1.5 मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसमें तो भाई साहब मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो नॉलेज चाहिए वो सारा का सारा इसमें है, ठीक है। जिसको समझने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो सारा का सारा इसमें। दैट इज हाउ योर आंसर्स हैव टू बी, वेदर इट इज स्टेट बोर्ड और वेदर इट इज सीबीएसई, डजंट मैटर। आपका आंसर इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, आपके आंसर्स में प्रॉपर जगहों पे प्रॉपर कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे भाई साहब। क्लियर है? आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, यहां पे पूछा है सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स एंड फीमेल्स आर XX, XY एंड XX। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, इज 50%। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई साहब? इसमें तो सिंपल आप भाई साहब प्यूनेट स्क्वायर से भी दिखा सकते हैं। खैर हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कैसे स्टाइल में आंसर लिखा जाता है। ठीक है, ओके। सो 50% चांस कैसे हो रहा है भाई साहब? ये अगर आप देखोगे ह्यूमन XX, तो यहाँ पे भाई साहब पेरेंट्स XX, दैट इज ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। इसमें से 2 गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, XY दैट इज स्पर्म, ये हो गया गैमेट दैट इज ओवम और द एग। तो यहां से तो एक ही प्रोड्यूस होगा XX। तो इस X के साथ इस X का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो गया, XX व्हिच इज बेसिकली अ फीमेल। इस X के साथ इस Y का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो गया, XY व्हिच इज बेसिकली अ मेल। इस तरह से आपको डायग्रामेटिकली दिखाना है। ह्यूमन फीमेल XX प्रोड्यूसेस ऑल गैमेट्स with X chromosomes, while human male produces 50% gametes sperms and X chromosome, while 50% gametes with Y chromosome. If sperm having X chromosome fertilizes the ovum with X chromosome, then a female child will be produced, otherwise a male child will be produced. तो ये XX और XY की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 50%। ठीक है, हाफ। क्लियर है? हाफ पॉसिबिलिटी है भाई साहब मेल चाइल्ड का, हाफ पॉसिबिलिटी है आपका फीमेल चाइल्ड का। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, दोनों भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ह्यूमंस के जो X और XY क्रोमोसोम्स के बारे में क्वेश्चन है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। व्हाट इज वेरिएशन? ठीक है, लिस्ट 2 मेन रीजंस दैट लीड टू वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। वेरिएशन क्या होता है? व्हाट इज वेरिएशन? व्हाट इज वेरिएशन? 2021-22 का सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई साहब। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है? ओके, तो वेरिएशन कब हो सकता है? ओके, रिप्रोडक्शन के बाद नहीं, रिप्रोडक्शन तक आइए। ठीक है, रिप्रोडक्शन कब, कैसे रिप्रोडक्शन में? देखो आपने देखा है बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, उसमें कोई वेरिएशन हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका कॉपी बनता जा रहा है। ईस्ट का रिप्रोडक्शन कॉपी बनता जा रहा है, यहाँ पे कोई भाई साहब वेरिएशन आ ही नहीं सकता क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से आ रहा है। वेरिएशन जब 2 पेरेंट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो तभी वेरिएशन आ सकता है, अदरवाइज देयर इज नो स्कोप ऑफ वेरिएशन। क्या ये समझ में आ रहा है? सो वेरिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? वरना वेरिएशन का स्कोप ही नहीं है। आप भाई साहब बडिंग ले लो जैसे ईस्ट में होता है, या फ्रैगमेंटेशन ले लो जो स्पाइरोगायरा में होता है, या भाई साहब आपका बैक्टीरिया जिस तरह से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई साहब कोई चांस नहीं है किसका, वेरिएशन का। ठीक है, तो आपका वेरिएशन कभी होता है? व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी अगर नहीं बोल सकते हैं, देखो कैसे कीवर्ड्स यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेनी मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, प्रोजेनी देयर इज ऑफस्प्रिंग्स भी लिख सकते हो, एंड बिटवीन द प्रोजेनी एंड द पेरेंट्स। ठीक है, प्रोजेनी और पेरेंट्स में जो डिफरेंस आता है जेनेटिक्स में। ठीक है, 2 मेन रीजंस आर म्यूटेशंस। एक होता है भाई साहब आपका म्यूटेशन जब कॉपी में होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो तमाम चीजें आप देख रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन, ठीक है, प्रोजेनी एंड पेरेंट्स, ये सब आपके भाई साहब कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए टू फेच यू मार्क्स। आर वी क्लियर? साइंस के आंसर्स भाई साहब कीवर्ड्स ढूंढो, ऐसे वर्ड्स के बारे में सोचो जिसके बिना तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बिना आपके आंसर्स हो ही नहीं सकते, लिखेंगे भी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो प्रोजेनी दैट इज ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स में वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस इन जेनेटिक कैरेक्टर्स, ये होता है पहली बात वेरिएशन। और ये वेरिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज म्यूटेशन? कल हमने पढ़ा था म्यूटेशन, यस्टरडे ओनली। हाँ, डीएनए कॉपी में डिफॉल्ट बोल सकते हैं या एरर बोल सकते हैं।
ठीक है, डीएनए की जब कॉपिंग हो रही है तब कोई एरर हो गया हो, ठीक है, एरर इन डीएनए कॉपिंग दैट विल रिजल्ट इन अ म्यूटेशन। कल ही हमने देखो म्यूटेशन पढ़ा था जो आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे क्या है देखो, लेबल 1 and 2 इन द गिवन डायग्राम शोइंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इफ चाइल्ड इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, तो यहाँ पे देखो ये लेबल 1 है एक्स वाई, ये क्या हो गया स्पर्म्स, ये हो गया भाई साहब ओवम, ओवम में एक ही रहेगा एक्स, ठीक है। तो एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन एक्स एक्स हो गया, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन एक्स वाई हो गया। इफ, ठीक है, लेबल 1 and 2, 1 क्या हो जाएगा आपका स्पर्म, ओ 2 क्या हो जाएगा भाई साहब आपका जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेबल 1 जो हो गया आपका, दिस इज एक्स एंड वाई, ये गैमेट्स हो गए, ठीक है, ये गैमेट्स हो गए। और भाई साहब लेबल 2 ये आपके यहाँ पे देखो गैमेट्स हो गए, दीज आर गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स मतलब एक्स और वाई गैमेट्स या एक्स और एक्स गैमेट्स, ठीक है। एक्स एक्स से अभी देखो भाई साहब, इफ द चाइल्ड इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम, तो अगर वो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द फादर, देन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी क्या हो जाएगा भाई साहब, फीमेल हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहा है या वाई गैमेट इनहेरिट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी अ मेल। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब स्टेट बोर्ड के सवाल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मार्च 2019 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। कल ही हमने पढ़ा था भाई साहब, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा में क्या हो जाएगा भाई साहब, पेरीपैटस। यस्टरडे ओनली वी हैव लर्न दिस, राइट। पेरीपैटस इज द कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या होता है, एनिलिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑर्थोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों भी इसमें हैं। आपको तमाम क्वेश्चंस आप उठाकर देख लो भाई साहब, या तो आपके एससीईआरटी बुक में मिल जाएंगे या तो एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। कितना डीपली और कितना माइक्रोस्कोपिकली आप उसको पढ़ते समझते और जानते हो उस पर डिपेंड करता है। आपने बराबर से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ा रहेगा ना भाई साहब, कोई आपको भाई साहब 90% से नीचे नहीं फेंक सकता। मामला सिर्फ पढ़ने का है और माइन्यूटली पढ़ने का है, ऐसा नहीं अच्छा हो गया ऐसा नहीं। यू हैव टू बेसिकली माइन्यूटली रीड, अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। ये आपका कल ही हमने पढ़ा था देखो, और ये आपके बुक से ही मैंने उठाकर दिया था आपको, ठीक है। पेरीपैटस इज बेसिकली द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। एनिलिडा क्या होता है भाई साहब, क्रॉलिंग क्रीचर्स होते हैं। ऑर्थोपोडा क्या होता है भाई साहब, आपका इंसेक्ट्स होता है, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, पहला प्रोसेस है भाई साहब इसका, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए में क्यों जाता है, क्योंकि डीएनए बाहर नहीं आता न्यूक्लियस के, कौन बाहर आएगा, एमआरएनए बाहर आएगा। एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, और इस डीएनए का एमआरएनए में ट्रांसफर होना, इसको अपन क्या बोलेंगे, द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये जो एमआरएनए बाहर आया, इसमें क्या होता है, टीआरएनए क्या डालता है भाई साहब, इसमें प्रोटीन्स को अटैच करवाता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। और एक बार प्रोटीन अटैच हो गया, ऐसा भाई साहब चलता रहता है, ये कोडिंग होती रहती है, ट्रिपलेट कोडॉन की कोडिंग होती रहती है, ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन हो गया, ये अमाइनो एसिड चला गया, एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ऐसा चला गया भाई साहब। ये अमाइनो एसिड्स कहां पे लोकेटेड होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म जो उठा के इसमें जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। 3 स्टेप्स में आपका हो रहा है भाई साहब कोडिंग, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू mRNA is called भाई साहब क्या हो जाएगा, this is known as transcription. Name the following. I am a connecting link between reptilia and mammals. कल ही हमने देखा भाई साहब, रेप्टिलिया एंड मैमल्स के बीच में डक बिल्ड प्लैटिपस होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, डक बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है। ओके ओके ओके। सेंट्रल डॉगमा मतलब क्या होता है भाई साहब, बोलो हाय, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से इनहेरिटेंस आगे जाता है, लेकिन डीएनए का प्रॉब्लम यह है कि वो न्यूक्लियस से नहीं निकल सकता, तो ये एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एमआरएनए की भाई साहब कोडिंग होगी टीआरएनए से, आरआरएनए से। तो पहले ये जाएगा कहां पे, आरआरएनए में। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल। ये हमारे एमआरएनए निकला न्यूक्लियस से और कहां पे गया, राइबोसोम्स में गया। राइबोसोम्स कहां पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये आरआरएनए, ये इसका साइट हो गया। एमआरएनए वैसा पूरा खुल जाएगा ऐसे कोम की तरह, और उसके बाद टीआरएनए इसके ऊपर लैंड करके इन प्रोटीन्स को इसके ऊपर डालते रहेगा, कैसे, कोडॉन्स में, ट्रिपलेट कोडॉन्स में, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा।
इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए। तो सेंट्रल डॉगमा आपका है क्या भाई साहब? सेंट्रल डॉगमा को शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये डीएनए है, डीएनए से भाई साहब बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से होती है प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस को भाई साहब अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। क्या ये समझ में आ रहा है? डीएनए से हम आरएनए निकला, एमआरएनए कहां पे जाकर बैठा? राइबोसोम में। राइबोसोम में आरआरएनए है भाई साहब, आरआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए को यहां पे लैंड करवाएगा और यहां पे कोडिंग होती जाएगी। एक अमाइनो एसिड का कोड आ गया भाई साहब, दूसरा अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड के चेन्स बनते जाएंगे जिनको हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। तो सेंट्रल डॉगमा इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय डीएनए थ्रू आरएनए। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हो जाएगा? इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। ये पहला प्रोसेस है भाई साहब। क्यों जरूरी है ये? व्हाई इज इट नेसेसरी? बिकॉज डीएनए कैन नॉट कम आउट ऑफ न्यूक्लियस, और उसको न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि आपके अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है। अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। तो डीएनए का जो फॉर्मेट निकलता है न्यूक्लियस से वो है आपका एमआरएनए, और डीएनए का कन्वर्जन इनटू एमआरएनए, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। ये पहला प्रोसेस है। ठीक है, ओके। व्हाट इज मेंट बाय ट्रिपलेट कोडॉन? क्या क्या कोडॉन्स हैं आपके? एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोजाइन, थायामाइन, फिर या यूरासिल। ठीक है, और तो ये भाई साहब आपके कोडॉन्स हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। ऐसे 3 की तिकड़ियां बनती जाएंगी। जब आरएनए और डीएनए में एक ही फर्क है कि भाई साहब एडेनाइन, ग्यूनाइन, थायामाइन, ठीक है, और यहां पे भाई साहब थायामाइन की जगह पे क्या होगा? यूरासिल होगा इन आरएनए। ठीक है, तो ट्रिपलेट कोडॉन्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड इज नोन एज ट्रिपलेट कोडॉन। तो ऐसी 3 की तिकड़ियां बनती जाएंगी। ये जो 3 तिकड़ियां बनती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन्स। ठीक है, 3 की तिकड़ियों को हम ट्रिपलेट कोडॉन्स बोलेंगे। ओके, चलो भाई साहब, कंप्लीट द फॉलोइंग एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्या क्या है भाई साहब आपका? देखो, आपका एक हो गया क्या? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, फिर आपका भाई साहब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये सब एविडेंसेस याद आ रहे हैं भाई साहब? एक तो भाई साहब जब बोन का स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो, एक भाई साहब फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ठीक है, इस तरह के एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जब हम भाई साहब नीचे जाते हैं धरती के नीचे तो हमको भाई साहब अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग सैंपल्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल हो गया। एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है? एम्ब्रायोनिक अर्ली स्टेज पे सारे जीव जंतु एक ही तरीके के दिखते हैं, मांस का एक पिंड दिखता है। ठीक है, एकदम एम्ब्रायो के एकदम इनिशियल स्टेज में। वो कल हमने देखो ऐसे एग्जांपल देखा, क्या कैट, क्या मैन, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। सबका भाई साहब एक मांस का पिंड दिखता है जिसका स्ट्रक्चर सेम है। तो इट डेफिनेटली कंफर्म्स दैट वी ऑल हैड वन कॉमन एंसेस्टर। एक कोई कॉमन एंसेस्टर हमारा रहा होगा। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ये सब तमाम वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी हैं, कनेक्टिंग लिंक्स भी हैं, और अदर एविडेंसेस। इन 4 जगहों के जगह पे आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी यूज कर सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स को भी यूज कर सकते हैं। ऑल दीज आर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, समझ में आता? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो भाई साहब, नेम द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन। कौन से भाई साहब? X and Y. Does a male child inherit X chromosome from his father? Answer is no. It will always inherit Y chromosome. A female child will inherit X chromosome from father. ठीक है? How many types of gametes are produced by the human female? 1 की 2. 1 क्यों? क्योंकि दोनों भी X ही हैं, है ना? तो एक ही टाइप के गैमेट होंगे, क्वांटिटी में 2, लेकिन टाइप क्या है भाई साहब? एक ही है। एक XX और X, तो दोनों भी X ही हैं। टाइप आपका एक ही है, भले ही 2 गैमेट्स होंगे लेकिन टाइप आपका एक ही है। ठीक है, ओके। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो, द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन मेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है 22 प्लस X, 22 हो गए आपके ऑटोसोम्स प्लस X, या 22 प्लस Y। ठीक है, ओके। डज अ मेल चाइल्ड, तो यहाँ पे नो, अ मेल चाइल्ड डजंट इनहेरिट X क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। अ मेल चाइल्ड कैन इनहेरिट X क्रोमोसोम फ्रॉम हिज मदर। ठीक है, ओनली, सिर्फ मदर से ही आएगा X क्रोमोसोम। ठीक है, X क्रोमोसोम जो आएगा उसकी मां से ही आएगा मेल चाइल्ड का। X क्रोमोसोम फादर से आना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आ गया तो वो फीमेल चाइल्ड होगा। ठीक है,
मदर हैज एक्स क्रोमोसोम वेयर फादर हैज XY, तो इस तरह से आपका भाई साहब है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन फीमेल, ठीक है, तो ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, हालांकि क्वांटिटी में दो होंगे XX, लेकिन टाइप आपका एक ही होगा क्योंकि दोनों में कोई वेरिएशन नहीं है, 22 + X 22 + X, ठीक है, वन टाइप ऑफ गैमेट ओनली, दैट इज 22 + X। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ह्यूमन जो सेक्स क्रोमोसोम है उस पर, ये बार बार देखो क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, 2021-22 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझ लीजिए, इसको कैसे आंसर करना है वो समझ लीजिए, क्या वर्बियाजेस यूज कर रहे हैं, व्हाट आर द कीवर्ड्स, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड एंड फाइनली राइट इन योर आंसर्स, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में। सम एनिमल्स रिलाई ऑन द एनवायरमेंटल क्यूज। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी एनिमल्स, देखो अच्छा हुआ ह्यूमन बींग्स को नेचर ने ये ताकत नहीं दी है, वरना यहाँ पे कोई फीमेल दिखता ही नहीं, हम ऐसे भी भ्रूण हत्या कर देते हैं। अगर हमको एक बार पता चलता है कि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है, तो उसका इलीगली हम अबॉर्शन कराते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, जिससे आपका इंडिया का सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। क्या दैट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ कंटेंशन। व्हाट इज़ अ टॉपिक ऑफ कंटेंशन इज कुछ जानवरों में नेचर ने ये सुविधा दी है कि दे कैन डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, मेल और फीमेल। अभी जैसे कोई चिड़िया का अंडों के ऊपर जो बैठती है वो, तो जब तक अंडे फर्टिलाइज नहीं होते हैं, जिस टेम्परेचर पे वो बैठती है वो टेम्परेचर डिसाइड करता है वो फीमेल होगा या मेल। मतलब वो ज़्यादा बैठेगी तो वो सेक्स को चेंज कर सकती है, मेल का फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है, फीमेल का मेल प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम शी इज स्पेंडिंग ऑन सिटिंग ऑन दोज एग्स, ऐसा हो सकता है। ये ऑप्शन ह्यूमन बींग्स को नहीं है, अच्छा है नहीं है, ठीक है। सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग फैक्टर से डिटरमिन होता है। सम एनिमल, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा X और Y क्रोमोसोम के वजह से हमारा यहाँ पे क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस होता है X और Y क्रोमोसोम के। बहुत सारे स्पीशीज में X और Y क्रोमोसोम के नहीं, आपके कितनी देर तक उन अंडों पे एक बैठा हुआ है, एक जो जानवर है वो बैठा हुआ है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको अपन बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। कितनी देर तक कोई जानवर अपनी अंडों पे बैठा हुआ है, ज्यादा करके विविपेरस एनिमल्स में ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है। ओके, कैन चेंज देयर सेक्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, इंडिकेटिंग दैट सेक्स ऑफ सम स्पीशीज इज नॉट जेनेटिकली डिटरमिन्ड। कुछ स्पीशीज में जेनेटिकली नहीं होता है, क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे हमारा जो है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसमें XX क्रोमोसोम्स की वजह से भाई साहब फीमेल होगा, या XY क्रोमोसोम की वजह से क्या होगा, मेल होगा। लेकिन कुछ स्पीशीज में कैसा होता है कि अंडों के ऊपर कितना टाइम वो स्पीशी बैठा था, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। दैट इज नॉट जेनेटिकली डिटरमिन्ड, दैट इज डिटरमिन्ड बाय टेम्परेचर, दैट इज डिटरमिन्ड बाय एनवायरमेंट, ठीक है। ओके, so however in human beings the sex of an individual is largely determined genetically, ठीक है। in what way are the sex chromosomes X and Y different in size? name the mismatched pair of sex chromosomes in humans, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर XY क्रोमोसोम है तो X क्रोमोसोम इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम Y क्रोमोसोम, ठीक है। Y क्रोमोसोम इज स्मॉलर देन X क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम आपका जनरली क्या होता है भाई साहब, मॉर्फोलॉजिकली मतलब स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है, ये भाई साहब डिस्टिंक्ट है फ्रॉम Y क्रोमोसोम, इज स्मॉलर देन X क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट है। Y क्रोमोसोम जो है वो X क्रोमोसोम से स्मॉलर है, हेंस दे आर डिसिमिलर और हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक मतलब ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं इनके, हेटेरो मतलब होता है अलग स्ट्रक्चर, हेटेरोमॉर्फिक, ठीक है। Men have mismatched pair of sex chromosomes in humans in which one is normal size X while the other is a short one। तो आपके जो फीमेल्स होते हैं उनमें XX क्रोमोसोम ही होता है, मेन में मिसमैच पेयर है X और Y, मतलब यहाँ पे X जो है व्हाट इज इट, X इज स्मॉलर देन, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम Y क्रोमोसोम इज स्मॉलर, तो Y क्रोमोसोम स्मॉलर होता है, X क्रोमोसोम बड़ा होता है, तो ये एक मिसमैच है जिसमें जो सिर्फ मेन में पाया जाता है, ठीक है। ओके, राइट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। कितने हो जाएंगे भाई साहब आपके, तो ह्यूमन बींग्स हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और सोमैटिक स्ट्रक्चर्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। Women have a perfect pair of sex chromosomes both called X. Men have a different pair of chromosomes which is XY, ठीक है। Okay, citing two examples justify the statement sex of an individual is not always determined genetically, ठीक है, कभी कभी जेनेटिकली नहीं होता है। सेक्स ऑफ एन डिटरमिन्ड नॉट जेनेटिकली इन सम ऑर्गेनिजम्स, जेंडर में बी डिटरमिन्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
कुछ ऑर्गेनिजम्स में एनवायरमेंटल फैक्टर से भी जेंडर डिटरमिन हो सकता है, जैसे स्नेल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, ये सब के सब भाई साहब अंडे देने वाले हैं, रेप्टाइल्स हैं, और ये जितनी देर तक अपने अंडों पर बैठेंगे उसके बिना पे डिटरमिन होगा वेदर दैट विल बी अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, द टाइम दैट दे स्पेंड ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मतलब अंडों पे बैठना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स, टर्टल्स एंड लिजर्ड्स इज डिटरमिन्ड बाय द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट, कितनी देर तक भाई साहब फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर रखा गया है। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो सेक्स, तो ये तो हो गया भाई साहब एक्स वाई जैसा कॉम्बिनेशन हमने देखा कि एक्स और वाई का अगर कॉम्बिनेशन होगा, एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम मेल, सो द रिजल्टेंट विल बी एक्स वाई विच विल बी अ मेल, एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मेल एंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल विल रिजल्ट इन एक्स एक्स विच इज बेसिकली अ फीमेल। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, सब मुंडियां हिल रही है भाई साहब, जब ये आंसर्स या क्वेश्चन सामने आएंगे ना तो पेन नहीं चलेगा भाई साहब, तब भी मुंडियां हिला लेना। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर वायबल वेरिएशंस देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का स्कोप है बिकॉज द गैमेट्स आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, the gametes for combination are coming from two different parents, whereas in asexual reproduction there is no chance at all, the gametes are belonging to the same parent only। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीएसई का। justify the statement, explain how the viable variations affect the evolution of those organisms that reproduce sexually। ऐसे organisms जहां पे sexual reproduction भाई साहब हो रहा है वहां पे हमेशा वेरिएशन होगा because the chromosomes are coming from different parents। ठीक है, so let's look at what the answer has to say here। ठीक है, during sexual reproduction at the time of gamete formation meiotic cell division takes place। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लिखना। ठीक है, किस टाइप का सेल डिवीजन है ये? मायोटिक सेल डिवीजन। अभी फिलहाल मायोसिस और माइटोसिस ये दोनों चीजें याद रखो, इसके बारे में विस्तारित रूप से आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो meiotic cell division takes place during meiosis, crossing over between fragments of homologous chromosomes which brings new gene combinations to be transferred to the new generation। crossing over is the fundamental cause of origin of variations। तो crossing over होती है भाई साहब, ठीक है, crossing over and reproducing organisms। asexual reproduction does not involve meiosis, इसमें meiosis होता ही नहीं है, crossing over होता ही नहीं है। क्रॉसिंग ओवर मींस मायोसिस, ये सिर्फ किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मायोसिस होता ही नहीं है। ठीक है, hence only minute variations may occur in them due to mutation। the variations caused by crossing over in sexually reproducing organisms are subjected to the selection process। natural selection selects those variations which are more adaptive value and guide them towards evolution of new species। in this way sexual reproduction gives rise to viable variations for evolution। जैसे आप देखोगे ह्यूमन बींग्स में कोरोना के टाइम पे कुछ लोग मारे गए, कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और कुछ लोग कोरोना होने के बाद भी जिंदा रहे। मुझे 3 बार हुआ है, ठीक है, बट आई एम स्टिल अलाइव। मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड टू सम अदर पर्सन एंड दैट पर्सन वाज नॉट एबल टू सस्टेन हिज लाइफ। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जेनेटिक कॉम्बिनेशंस में मतलब एक चीज है, अच्छा ये आया नहीं सर्वाइव कर पाया, ठीक है, दूसरे में वेरिएशन है बोल के वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन बोल के कोई भी डिजीज कुछ ना कुछ ऐसा वेरिएशन का फैक्टर है जेनेटिक्स में कि वो सर्वाइव कर पा रहा है, ये नहीं सर्वाइव कर पा रहा है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो बड़ी आराम से आप उस पर काबू पा सकते हैं, एक मेडिसिन लेंगे और वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज में कोई वेरिएशन है ही नहीं, बैक्टीरियाज में ज्यादा करके वेरिएशन नहीं है, वो अपने एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। आपने एक दवाई डाली, सबके सब मर जाएंगे, सबके सब मर जाएंगे। एक के लिए जहर तो 100 के लिए भी जहर, 1000 के लिए भी जहर, लाखों के लिए भी जहर, है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे कोई वेरिएशन है ही नहीं। वेरिएशन जहां पे होगा वहां पे डिजीज को अब्सॉर्ब करने का पावर भी होगा, वहां पे स्पीशीज का सर्वाइवल रेट भी ज्यादा होगा। जहां पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे स्पीशीज का सर्वाइव करना ज्यादा चांस होगा और इवॉल्व होने का भी ज्यादा चांस होगा। ठीक है, द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न? तो आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि मदर्स के पास वेरिएशन ऑफर करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, मदर्स के लिए कोई वेरिएशन ऑफर करने के लिए कुछ है ही नहीं। गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आप देखोगे भाई साहब एक्स क्रोमोसोम, देयरफॉर मदर्स डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ओके 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 ओके, चलिए भाई साहब एमसीक्यू है, फटाफट फटाफट। A cross between pea plant with white flowers
देखो व्हाइट फ्लावर्स जो स्मॉल w में लिखा गया है, एंड पी प्लांट विद वायलेट फ्लावर्स दैट इज कैपिटल V में लिखा गया है, तो आपका कौन सा डोमिनेंट हो जाएगा? वायलेट, ठीक है। व्हाइट हो गया आपका क्या भाई साहब? रिसेसिव। रिजल्टेड इन F2 प्रोजेनी। देखो इस तरह से ही सवाल पूछे जाएंगे। अभी आप बोलेंगे F2 का होता है भाई साहब, तो पहला जो P1 से आता है वो होता है F1, F1 के उससे आता है F2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। रिजल्टेड इन द रेशियो ऑफ वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर्स विल बी, क्या हो जाएगा बोलो F2 प्रोजेनी में? C 3:1, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है तो देखो यहाँ पे ये वायलेट फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये वायलेट फ्लावर्स हैं और ये आपका ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, तो बाकी के 6 जो हैं, बाकी के जितने भी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है। तो वेरिएशन क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे पहला VV, ये और ये कंबाइन किया, ये और ये कंबाइन किया, तो क्या हो गया भाई साहब? VV। ये और ये कंबाइन किया तो ये भी VV और ये और V, तो इसका मतलब सबके सब क्या हो जाएंगे? ऑल विल बी व्हाट? वायलेट। सबके साथ फिनोटिपिकली क्या होंगे? वायलेट। आर वी क्लियर? ठीक है। अभी ये हो गया आपका P1 जनरेशन, ये हो गया भाई साहब आपका F1 जनरेशन, ठीक है। इसके बाद होता है आपका F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में इन्हीं दो को उठाकर भाई साहब करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रीडिंग कराएंगे हम, तो यहाँ पे हो गया कैपिटल V और स्मॉल v, यहाँ पे हो गया कैपिटल V और स्मॉल v। ये हो गया आपका फीमेल स्पीशीज और यहाँ पे हो गया मेल स्पीशीज। V और V, कैपिटल V कैपिटल V, V और V, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V भाई साहब स्मॉल v, और यहाँ पे दोनों स्मॉल v। ये क्या हो जाएगा? वायलेट, डोमिनेंट और डोमिनेंट दोनों भी। ये क्या हो जाएगा? वायलेट, डोमिनेंट और रिसेसिव। ये क्या हो जाएगा? वायलेट। ये वाला क्या हो जाएगा? व्हाइट, ठीक है। सो आपका जीनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन में फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1, ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं भाई साहब F2 जनरेशन में। सो क्रॉस बिटवीन पी प्लांट, तो आपका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? F2 प्रोजेनी इन विद द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस विल बी हाउ मच? 3:1, ठीक है। क्लियर है? In humans, if gene B is responsible for black eyes and gene, अच्छा कैपिटल B, gene B is responsible for brown eyes, तो ये आपका क्या हो गया? डोमिनेंट। ये आपका क्या हो गया? रिसेसिव, ठीक है। Then the color of eyes of the progeny having gene combination BB क्या हो जाएगा बोलो? आई बोलो बोलो जल्दी से। तो दिस इज बेसिकली ब्लैक, है ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट रिसेसिव को अगर सामने आएगा भी तो उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। ब्लैक हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके ओके ओके। BB ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ब्राउन। समझ में आता है भाई साहब? दिस विल बी ब्राउन, ओके। और BB क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी ब्लैक। ये हो जाएगा आपका ब्लैक, ठीक है। विल बी ब्लैक ओनली, तो क्या ये गलत है? ये सही है, ये भी सही है, ये गलत हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपका क्या हो रहा है? ब्राउन, तो आपका असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। रीजन द ब्लैक कलर ऑफ द आईज इज अ डोमिनेंट ट्रेट, तो ये तो सही है भाई साहब। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बोलो? असर्शन इज रॉन्ग, रीजन असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। डी हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हुए, which of the following statements is incorrect? DNA has the complete information for a particular characteristic. DNA is the molecule responsible for the inheritance of characters from parents to offspring. Change in information will produce a different protein. Characteristics will remain the same even if protein changes. D आपका incorrect हो जाएगा भाई साहब। प्रोटीन अगर चेंज हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी डी, ठीक है। कंसिडर 2023 का सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 generation, the trait that keeps on passing from generation to, okay, the trait that expresses itself in F1 generation, F1 generation में कौन आएगा? डोमिनेंट ही आएगा, रिसेसिव उसके साथ रहेगा लेकिन एक्सप्रेस होगा क्या? डोमिनेंट। द ट्रेट दैट, ये क्या होगा भाई साहब आपका? डोमिनेंट होगा, है ना? ये होगा डोमिनेंट। द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई लगना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। तो पहला वाला हो गया आपका डोमिनेंट और दूसरा वाला हो गया आपका इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन शोज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेट्स, क्या ये सही है भाई साहब? चाइनीज, जापानीज, रशियन, इंडियन, अमेरिकन, सब आपको वेरिएशन मिल ही रहा है। All variations in a species have equal chances of surviving in the environment in which they live.
क्या ये ट्रू होगा? नहीं भाई साहब। आपका एनवायरनमेंट अगर अलग होता है तो डिपेंड करता है कि आप कितना अडेप्टिव हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। कोई अमेरिकन जो होगा वो शायद वहाँ के एनवायरनमेंट में आराम से रह लेता है, आप नहीं रह पाओगे, ठीक है। ओके, सो बोथ असर्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? ह्यूमन पॉपुलेशन शोज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेड्स, सो डेफिनेटली दिस इज राइट, ठीक है। ऑल वेरिएशंस इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। The sex of a child in human beings will be determined by the type of chromosome he she inherits from father. Is it right? Y या X के ऊपर अगर X इनहेरिट किया है फादर से तो फीमेल चाइल्ड, Y इनहेरिट किया तो मेल चाइल्ड, ठीक है। तो यस दिस इज राइट। रीजन क्या? अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स X क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी अ गर्ल, करेक्ट है। while a child who inherits Y क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वुड बी अ बॉय, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो असम्पशन रीजन बोथ आर करेक्ट, तो ये ए हो जाएगा। समझम 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 भाई साहब, ओ संजम समझम। ये तो वही हो गया भाई साहब। ओके, 2021 का क्वेश्चन है, देखो। इन अ क्रॉस बिटवीन वायलेट फ्लावर प्लांट्स एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट्स, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन इन F1 प्रोजेनी। क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक? सबके सब क्या हो गए? डोमिनेंट नहीं, कलर क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक मतलब दे ऑल विल बी वायलेट, दे ऑल विल बी वायलेट। और किस टाइप का वायलेट होगा? सबके सब क्या होंगे? अगर फिनोटाइप देखेंगे तो क्या होंगे भाई साहब? सबके सब हेटेरोजाइगस होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी हेटेरोजाइगस, ठीक है। ओके, सो द व्हाट इज हेरिडिटरी? अरे ये तो दिखाई नहीं भाई साहब। द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑब्टेन इन F1 प्रोजेनी विल बी वायलेट सिंस वायलेट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। If the plants of F1 progeny are self-pollinated, मतलब अभी आपको क्या मिलेगा? F2। तो भाई साहब यहाँ पे what would you observe in the plants of F2 progeny? तो F2 progeny में सबके सब 3:1 में होगा भाई साहब। 3 आपका होगा डोमिनेंट, दैट इज वायलेट, और 1 आपका भाई साहब होगा व्हाइट, ठीक है, दैट इज रिसेसिव, तो ये होगा आपका व्हाइट। समझ में आ रहा भाई साहब? 3:1 में। ओके, तो ये आपका पॉलिनेशन है 3:1। द रेशियो ऑफ प्रोजेनी इन F2 जनरेशन इज 3:1, दैट इज 3 वायलेट एंड 1 व्हाइट फ्लावर। Hence, the number of white flowers will be 25. 25 plants will show a recessive trait. अगर 100 plants produce हुए तो उसमें से 25 प्लांट लगभग आपके क्या होंगे? व्हाइट फ्लावर शो करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके। ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? ये जो गैमेट्स हैं ये भाई साहब ऐसे V और ये हो गया V, ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। दैट इज बेसिकली सेपरेशन। ओके ओके ओके। A cross made between green stemmed tomato plants donated by GG, ठीक है, and purple stemmed tomato plants donated by GG। तो ऑब्वियसली ग्रीन यहाँ पे क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया, और पर्पल क्या हो गया भाई साहब? रिसेसिव हो गया। टू ऑब्टेन F1 प्रोजेनी, व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 प्रोजेनी एंड व्हाई? F1 प्रोजेनी आए क्या? ग्रीन। क्यों? डोमिनेंट। ओके, F1 ट्रेट में क्या? तो सबके सब क्या होंगे बोलो? ऑल ऑफ देम विल बी G और स्मॉल g, सबके सब, और इसीलिए भाई साहब क्या हो जाएगा? ये डोमिनेंट, दिस विल बी डोमिनेंट। सो व्हाट कलर वुड द स्टेम? दिस विल बी ग्रीन, ठीक है। तो ये सबके सब क्या होंगे? अगर आप देखो वर्ड्स यूज करना चाहते हैं F1 प्रोजेनी में तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस F1 प्रोजेनी में, F1 प्रोजेनी में भाई साहब फिनोटाइप इस तरह के भाई साहब लिख दोगे ना, ओहो एक नंबर, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 4:0। जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा आपका? जीनोटाइप रेशियो आपका क्या हो जाएगा? ये भी 4:0 होगा। सारे जीन्स कितने होंगे? सारे जीनोटाइप्स जो होंगे वो क्या होंगे भाई साहब? दे विल बी ऑल हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सब के सब ऑल विल बी हेटेरोजाइगस, ठीक है। ये सारी चीजें लिख दोगे भाई साहब तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका भाई। गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट्स इन F1 प्लांट्स आर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। F1 प्लांट सेल्फ पॉलिनेट करके क्या बनाएंगे भाई साहब? F2, ठीक है। F2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई साहब? तो सबके सब क्या हो जाएंगे? एक होगा G, तो आपका अगर F2 प्रोजेनी अपन देखते हैं तो F1 प्रोजेनी से क्या पैदा हुआ भाई साहब? ये था G इंटू स्मॉल g, तो आपके सारे के सारे क्या हो गए? G, कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल G स्मॉल g और कैपिटल G स्मॉल g, ठीक है।
अभी ये हो गया आपका F1 प्रोजेनी, ठीक है। F2 में क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी F2? तो फटाफट से भाई साहब देख लेते हैं यहाँ पे F2 आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी F2 बच्चा बाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब लेट्स से फीमेल और ये हो गया मेल, ठीक है। तो मेल में क्या है आपका G और ये G, फीमेल में ये G और ये G, दिस इज बेसिकली नोन एज प्यूनेट स्क्वायर। G का भाई साहब कैपिटल G दोनों में, यहाँ पे G और इसका हो गया कैपिटल G स्मॉल g, यहाँ पे कैपिटल G स्मॉल g, यहाँ पे दोनों भी स्मॉल g, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी बेसिकली पर्पल, दिस विल बी पर्पल। तो कितने का रेशियो हो गया, 3:1 का, ठीक है, 3:1 का। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस प्लांट्स इन F2 प्रोजेनी, सो इट विल बी 3:1, 3:1, ठीक है, क्लियर है, 3:1 होगा। थ्री टू वन होगा, यार मेरे को ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, यहाँ पे 1:1 होगा ना। देखो अगर हम जीन्स को देखेंगे ना, मेरे हिसाब से देखो जीन्स तो आपका क्या है, ये एक जीन आया और ये एक जीन आया ना, तो इसके बीच में पूछ रहा है 1:1। हाँ कलर पूछ रहे हो अगर आप, तो ये कलर ग्रीन है और ये आपका पर्पल है। कलर रेशियो अगर आप पूछ रहे हो ग्रीन और पर्पल के बीच में तो 3:1 होगा, लेकिन अगर आप जीन्स को शो कर रहे हो तो वो तो 1:1 हुआ ना मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ मेरा सोचना शायद गलत हो सकता है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, ये प्लांट्स पूछा है आपका जी और जी प्लांट का भाई साहब कितना रेशियो होगा, 1:1 ही तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर 1:1 नहीं होगा, 3:1 ही होगा, ठीक है। यहाँ 1:1 है भाई साहब, ठीक है, 1:1 है आपका। यहाँ पे जीन्स के बारे में पूछ रहे हैं, आपको अगर पूछा होता ना यहाँ पे कलर क्या है, कलर ग्रीन और पर्पल दिया होता तो 3:1 होता, लेकिन आपको जीन्स दिया हुआ है यहाँ पे जी और जी, ठीक है। तो कैपिटल जी के कितने दिख रहे हैं 1 और स्मॉल जी के कितने दिख रहे हैं 1, तो 1:1 का रेशियो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जीनोटाइप रेशियो पूछा है, फिनोटाइप नहीं, क्या दिखता है वो नहीं पूछा है, किन जीन से बना हुआ है वो पूछा है, ठीक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब होता है दिखता कैसे है, जीनोटाइप मतलब एक्चुअल जीन्स क्या है जिससे वो बना है, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दीज ट्रिकी क्वेश्चंस पीपल। ओके देखिए भाई साहब, कल ही हमने पढ़ा है ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है रे। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं भाई साहब, जो ऑर्गन्स का हमारे शरीर में और कोई उपयोग नहीं रहता है, हो सकता है किसी टाइम पे इसका बहुत ज्यादा उपयोग रहा हो, बट दे हैव नाउ कंडेंस्ड इन साइज, ठीक है। ओके सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर डीजेनरेटेड, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। डीजेनरेटेड है और अंडर डेवलप्ड है, क्यों होगा भाई साहब ये, क्योंकि बहुत मतलब अभी इसका कोई यूज नहीं है, एक टाइम पे हुआ रहेगा। तो हमारे शरीर में क्या क्या है, कल हमने जैसे डिस्कस किया है, अपेंडिक्स, मसल ऑफ द ईयर पिना, ठीक है। मसल ऑफ द ईयर पिना मतलब ये जो टेव टेव ऐसे घूमना, यहाँ पे हमारा मसल काम नहीं कर रहा है। कुत्तों में आप देखोगे टेव टेव घूमता है, डियर्स में आप देखोगे ऐसे घूमता है, ठीक है, कान घूमता है, बिल्लियों में भी घूमता है, हमारे में ऐसे काम घूमता नहीं है, हमको मुझे मुंडी घुमानी पड़ती है, ठीक है। सो मसल्स ऑफ द ईयर पिना दे हैव बिकम इनएक्टिव नाउ। टेल बोन कॉकिक्स होता है जो हमारे ये वर्टिब्रल कॉलम के एकदम नीचे होता है, और ये इंडिकेट करता है कभी हम बंदर थे तब हमारी पूंछ हुआ करती थी, तो यही टेल बोन भाई साहब यहाँ से निकलता था, ठीक है। बॉडी हेयर्स, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो हमारे आईज में होता है, थर्ड आईलिड एंड विजडम टूथ जिसको हम अकल का दांत बोलते हैं, किसी किसी में आता है किसी किसी में नहीं आता है, ठीक है। आया भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी अकल नहीं आ जाएगी, ये मतलब एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। मतलब हम कोई ऐसी स्पीशीज से आ रहे हैं जिसके हो सकता है भाई साहब एक मतलब जो हमारा पेयर है अलॉटेड उससे ज्यादा एक पेयर हो, ठीक है। ओके explain with suitable examples the importance of anatomical evidences in evolution। तो anatomical evidences क्या क्या है भाई साहब, are the similarities in structures, आपके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है anatomy between different organisms। तो स्ट्रक्चर में मतलब आपके स्ट्रक्चर में भाई साहब सिमिलैरिटी है। the hand of human, foreleg of ox, flipper of whale and four limbs of bat appear different superficially or morphologically, मतलब देखने में तो ये सब अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। Also the function of these structures is different in different animals। वैसे the hands of human is used for work, foreleg of ox is used for movement
ऑक्स मतलब बैल, वैसे मूवमेंट करता है वो तो लोकोमोशन में यूज होता है। फ्लिपर ऑफ वेल फॉर स्विमिंग यूज हो रहा है। फोर लिम्स ऑफ बैट फॉर फ्लाइंग यूज हो रहा है, ठीक है, अलग अलग है ये, ठीक है। ओके, द फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में इनका भाई साहब जो फंक्शन है वो अलग अलग है। हाउएवर देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन्स और बोनी जॉइंट्स इन द ऑर्गन्स ऑफ दीज एनिमल्स, लेकिन एक सिमिलैरिटी है, ठीक है, जो जॉइंट्स हैं या जो बोन्स हैं जिससे ये बने हैं वो सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। तो these similarities indicate that the animals evolved from a common ancestor, thus providing proof of evolution. तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, जहां पे जो बोन्स से जो स्ट्रक्चर बना है वो सिमिलर दिखता है, लेकिन आगे चल के सबके फंक्शंस अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो विंग्स ऑफ अ बैट आर बेसिकली यूज्ड फॉर फ्लाइंग, फॉर अ व्हेल और अ फिश दे आर यूज्ड फॉर बेसिकली मूविंग इनसाइड वाटर, हैंड्स ऑफ अ ह्यूमन फॉर वेरियस वर्क्स, ठीक है। फोर लेग ऑफ ऑक्स, मतलब जो बैल होता है वो अपना लेग्स, फोर लेग मतलब ये उसके हाथ हैं, वो अपना हाथ किस लिए यूज कर रहा है, लोकोमोशन के लिए, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, ये दीज आर बेसिकली एनाटॉमिकल एविडेंसेस। 2019 का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, इस तरह से भाई साहब चीजों को लिखना है। आप अगर देखोगे यहाँ पे आपने जो वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे 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 की वर्ड्स आपके क्या हो गए, सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर्स, सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर्स, ये होना ही चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर लेग ऑफ ऑक्स, तो यहाँ पे तीनों चारों एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो फोर लिम्स के ही दिए हुए हैं। फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट, फंक्शन अलग अलग है, डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। हाउएवर देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, और स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में एक सिमिलैरिटी है, ठीक है, एंड बोनी जॉइंट्स इन द ऑर्गन्स ऑफ दीज एनिमल्स। These similarities indicate that the animals evolved from a common ancestor, providing proof of evolution. इसमें भाई साहब proof of evolution हमको मिलता है, ठीक है। ओके ओके ओके, ओके भाई साहब यहाँ पे सवाल देखो, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिजाइन, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे मे नॉट बी एग्जैक्टली अलाइक, द रिजेम्बलेंसेज एज वेल एज डिफरेंसेज आर मार्क्ड, द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमिन द प्रोसेस बाय व्हिच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड, मेनी एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन टू स्टडी द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाई एन ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई, बिकॉज देर इज इनहेरिटेंस फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, दोनों से भी भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, ठीक है। 22 प्लस एक्स वाई मतलब 44 प्लस एक्स वाई आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका 22 प्लस जो भी सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पे 22 एक्स वाई प्लस ये हो गया एक्स एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, यह हो गया भाई साहब 44 प्लस एक्स वाई। तो ये जो 44 है इसमें 22 एक जन से आ रहा है, मम्मी से आ रहा है, 22 आपके पापा से आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F2 जनरेशन, F1 और F2 जनरेशन में क्या डिफरेंस है, तो किस में डोमिनेटेड रहेगा, कहां पे, हाँ बोलो, फिनोटाइप में, फिनोटाइप मतलब जो दिखता है, एक्चुअली डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों भी है, लेकिन दिखेगा आपको क्या, डोमिनेंट, ठीक है। तो F1 जनरेशन में आपका सिर्फ डोमिनेंट ही दिखेगा, यस, और फिनोटिपिकली दिखेगा आपका डोमिनेंट, अदरवाइज रिसेसिव जीन्स वहां पे है। F2 में आपको एक मिल जाएगा रिसेसिव का, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट्स विल बी अवेलेबल, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट्स विल बी विजिबल, ठीक है। जैसे भाई साहब आपको यहाँ पे आंसर करना हो तो क्या करेंगे आप, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स बिकॉज इट इनहेरिटेंस हाफ, मतलब देखो 44 में 22 भाई साहब मम्मी से आ रहे हैं और 22 आपके पापा से आ रहे हैं, 22 मम्मी से और 22 पापा से, है ना। सो हाफ ऑफ द इनहेरिटेंस कम्स फ्रॉम द मदर एंड हाफ ऑफ द इनहेरिटेंस कम्स फ्रॉम द फादर, ठीक है। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है of offspring, human being is not a true copy of his parents because it inherits half of its genetic material from each parent. During the formation of gametes, that is sperm or egg cells,
the genetic material undergoes recombination that leads to shuffling or mixing of genetic materials from both the parents. तो यहाँ पे भाई साहब shuffling हो रही है, resulting in offspring with unique combination of genes. ठीक है, क्लियर है? ओके, दूसरा क्या है भाई साहब? F1 is the first filial generation of offspring from the parents. F2 is the second filial generation of the offspring generated through interbreeding of F1 and F1. F1 generation can be distinctively different from the parental type, whereas F2 भाई साहब किससे डिफरेंट होगा? F1 से. ठीक है, ओके. इसके बाद क्या है भाई साहब? Why do we say that variations are useful for the survival of a species over time? ठीक है, क्यों भाई साहब? Variations allow genetic diversity. इसमें भाई साहब genetic diversity आती है. ठीक है, that is important for the development of new traits and increasing adaptability towards changes in the environment. ठीक है, तो आपका देखो कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो दोनों भी पेरेंट्स से ऐसे जीन्स आ रहे हैं, ये वेरिएशन बढ़ेगा. इट मेक्स द ऑर्गेनिजम्स बेटर अडेप्टेड फॉर सर्वाइवल अंडर चेंजिंग कंडीशंस. ठीक है, ओके. स्टडी मेंडल्स क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स. ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स, राउंड येलो रिंकल ग्रीन. ही ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस इन F2 जनरेशन. क्या क्या होगा भाई साहब? ड्रॉ कीजिए जरा फटाफट, क्विक क्विक. 2023 का सवाल है, क्विक. Which of these new combinations, why do new features which are not present in the parents appear in F2 generation?
तब ये क्या है, F1 है कि F2 है? गलत है, कौन सा है? F1 है फिर F2 है? तुम लोग भाई साहब नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो भाई साहब, ये मैं यहाँ पे करता ही जाऊँगा, तुम लोग कुछ करोगे नहीं। आपके नोटबुक्स बयां करते हैं कहाँ तक जाएंगे आप। मेंडल्स क्रॉस है भाई साहब आपका आर आर वाई वाई, ये हो गया आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको अपन क्या कर रहे हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई से। किस टाइप का क्रॉस है ये? ओए काव्या, किस टाइप का क्रॉस है ये? किस टाइप का क्रॉस है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। बाकी के 5 कैरेक्टर्स आपके भाई साहब सेम होंगे, ठीक है। ओके, तो आप प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिए भाई साहब। सो पहला प्यूनेट स्क्वायर बन गया यहां पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया भाई साहब फीमेल, ये हो गया भाई साहब मेल, ठीक है। तो आर और ये वाई, तो आर वाई और क्या होगा भाई साहब आर वाई, ये दोनों होंगे भाई साहब, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, आर स्मॉल वाई, यही दो बन सकता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी वही बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सबके सब आपके क्या हो गए भाई साहब, राउंड एंड येलो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे राउंड एंड येलो, राउंड और येलो सबके सब हो जाएंगे, तो दिस विल बी व्हाट, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 में फिनोटाइप रेशो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप रेशो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, राउंड एंड येलो, तो राउंड, ऑल ऑफ देम आर राउंड एंड येलो, दैट इज डोमिनेंट, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4:0। और यहाँ पे जीनोटाइप रेशो क्या होगा बोलो, हेटेरोजाइगोस, ऐसे लिखेंगे हम इसको, हेटेरोजाइगोस राउंड एंड हेटेरोजाइगोस येलो, हेटेरोजाइगोस राउंड एंड हेटेरोजाइगोस येलो। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया बोलो, 4:0, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, अभी हम यहाँ पे F2 जनरेशन की बात करेंगे। तो F2 जनरेशन में क्या करेंगे, इसको क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, तो आपका एक जीन हो गया क्या, आर वाई, दूसरा जीन आपका क्या हो जाएगा बोलो, आर स्मॉल वाई, दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा क्या हो जाएगा, आर और वाई। ये आपके 4 टाइप के जीन्स निकल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो भाई साहब यहाँ पे तो ये हो गया आपका 4:0, ठीक है। ओके, सो ठीक है। ओके, आपका ये हो गया फीमेल, लेट्स से दिस इज मेल। क्या क्या जीन्स हो गए आपके, देखो यहाँ पे आर वाई, ठीक है, फिर आपका राउंड ये, फिर आपका भाई साहब स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे भी वही होगा, देखो आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यहां पे हो गया क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतना बड़ा सा एक चार्ट आपको बनाना है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं। ये क्या लग रहा है, ये भाई साहब इस टर्म में नहीं आएगा, अगले टर्म में आएगा, तब हम करेंगे इसको, कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें आप फ्लो में रहेंगे तो कर भी लेंगे, अगले टर्म के लिए वेट करेंगे, हाँ जब स्कूल में टर्म होगा एग्जामिनेशन तब हम देखेंगे इसको। अगर ये आपकी मानसिकता है तो बहुत वीक मानसिकता है। इफ़ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टर्म एग्जामिनेशन एंड नॉट योर बोर्ड्स, देन यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। मुझे मालूम है लोगों ने इसको, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या इसको हल्के में ले रहे हैं, अरे इस टर्म में नहीं आने वाला है एडिटिंग, अगले टर्म में आने वाला है, यही ना, यही रीज़न है ना। अगले टर्म तक ये आपके मेमोरी से एकदम सफाचट हो जाएगा, पूरा फ्लैट हो जाएंगे आप, कुछ नहीं रहेगा। टर्म वाइज अगर पढ़ना है तो भाई साहब 8th 9th तक की पढ़ लो, 10th में आने की जरूरत नहीं है। टर्म वाइज ही अगर पढ़ना है तो ये देखिए इस तरीके का चार्ट पूरा बनना पड़ेगा और इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, मैंने तो लिखा भी नहीं है। तो ये आपका राउंड येलो हो गया, दिस विल बी राउंड येलो, 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 ठीक है। सो ये राउंड एंड येलो हो गए, ठीक है, राउंड एंड येलो, ओके। दिस विल बी व्हाट, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ठीक है। तो राउंड येलो गिनते जाइए, ठीक है। राउंड एंड येलो का कितना हो गया भाई साहब आपका, राउंड एंड येलो, फिनोटाइप रेशियो देख रहे हैं अपन, ठीक है। कितने हो गए भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दिस विल बी 9, ओके। इसके बाद क्या आता है भाई साहब, राउंड एंड ग्रीन। तो लेट्स से वी विल सी राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ये कितना हो जाएगा बोलो, राउंड एंड ग्रीन। सो दिस विल बी राउंड एंड ग्रीन, है ना, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 3। फिर इसका बाद आएगा भाई साहब आपका रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, ये कितने हो जाएंगे भाई साहब आपके, रिंकल्ड एंड येलो। सो दिस विल बी रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। तो ये हो गया आपका 3। फिर आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। सो आपका फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9:3:3:1, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू बेसिकली डिराइव। तो ये ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, विच ऑफ दीज वेयर न्यू कॉम्बिनेशन। तो नए कॉम्बिनेशन आए हुए हैं, तो नए कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएंगे बोलो, व्हाट आर द न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज ऑब्जर्व। F2 जनरेशन में राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1, ठीक है। राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो सीड्स वेयर न्यू कॉम्बिनेशंस दैट अपीयर्ड इन F2 जनरेशंस, ठीक है। तो आपका भाई साहब राउंड ग्रीन, तो देखो राउंड एंड येलो तो पहले भी थे, मतलब आपका RRYY, ठीक है। राउंड येलो ये तो भाई साहब F1 जनरेशन में भी था, राउंड एंड येलो। तो व्हाट आर द न्यू कॉम्बिनेशंस दैट ही फाउंड, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्या ये 3 नए कॉम्बिनेशंस आए हुए, ठीक है। दीज आर द 3 न्यू कॉम्बिनेशंस दैट हैव बीन फाउंड, ठीक है। इस तरह से भाई साहब आंसर्स लिखने हैं। किसी को यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ी नहीं है भाई साहब, ये PYQs है। आई एम गोइंग टू क्लोज ऑन दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ, मे बी विद इन दिस वीक यू विल बी गेटिंग अ टेस्ट। क्या लगता है आपको, इस एटीट्यूड से आप टेस्ट दे पाएंगे? जो नोट्स मैंने भेजा है, शायद नहीं लगता मुझे किसी ने ओपन करके देखा भी होगा उसको। इट्स ऑल गोइंग आई डोंट नो वेयर। टर्म के एग्जाम देने हैं भाई साहब, 8th 9th तक की पढ़ाई करो, उसके बाद छोड़ दो, 10th में मत आओ। राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो सीड्स वेयर न्यू कॉम्बिनेशन दैट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। न्यू कॉम्बिनेशन दैट अपीयर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं भाई साहब, इंडिपेंडेंटली कलेक्ट हो रहे हैं। ये आप कब सब लिखो पाओगे भाई साहब, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आपके कोर्स के दायरे के थोड़ा सा बाहर है, बट according to Mendel's law of independent assortment, more than one pair of traits are considered in a cross simultaneously. The factors responsible for each pair of trait are distributed independently to the gametes. तो ये भाई साहब independently gametes में distribute होता है. सोशल क्वेश्चन पे देखो एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अगेन वही सेम, इनहेरिटेंस मेल एंड फीमेल, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली. इन सम फैमिलीज ईदर रूरल और अर्बन, फीमेल्स आर टॉर्चर्ड फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड. दे डू नॉट सीम टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल. In fact, the mother is not responsible for the sex of the child and has been genetically proved that the sex of a newborn boy is determined by what the child inherits from the father. State the basis on which the sex of a newborn baby is determined in humans. So the sex of a newborn baby is determined by the pair of sex chromosomes the baby inherits from the father. ठीक है, फादर में 22 प्लस x और 22 प्लस y दोनों भी है. अगर 22 प्लस y को उसने इनहेरिट किया तो इट विल बी अ बॉय, अगर 22 प्लस x को उसने इनहेरिट किया तो इट विल बी अ गर्ल. ठीक है. Why is the pair of sex chromosomes called a mismatched pair in males? Because in males we have x and y. x और y का साइज अलग अलग है. ठीक है, x और y का साइज अलग अलग है. How is the original number of chromosomes present in the parents restored in the progeny? कैसे भाई साहब ओरिजिनल नंबर? तो एक आएगा भाई साहब फीमेल से, एक आएगा मेल से. ठीक है, तो दैट्स हाउ द ओरिजिनल नंबर इज रिस्टोर्ड इन द प्रोजेनी. कैसे लिखोगे भाई साहब इन सब के आंसर? ना नोट्स बने हैं ना इंटरेस्ट है. ओके, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर. तो जो भी फादर से इनहेरिटेंस हुआ है, अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल एंड अ बॉय हु इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम विल बी अ बॉय. Human beings have 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes. The female possesses, ये तो भाई साहब हो गया आपका, ठीक है, mismatched pair. Gametes contain half the number of chromosomes of parent, but when the two gametes, that is male and female, fuse to form the zygote, the normal diploid condition is restored. ठीक है, ये आपका normal diploid condition restore हो जाएगा. Then the formation of gametes by meiosis and the fusion of male and female gametes help to maintain the number of chromosomes same in the organism. तो आपका same रहेगा chromosomes. ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई होगा, तो ये आपके दोनों से भी आएंगे. ठीक है. एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमिन्ड. तो आपके भाई साहब ऐसे टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल, ज्यादा करके आपके रेप्टाइल्स होते हैं, ये जेनेटिकली डिटरमिन नहीं होता है. द टाइप ऑफ सेक्स इन देम इज डिटरमिन्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इन टर्टल्स द टेम्परेचर ऑफ एग इंक्यूबेशन. इन एग इंक्यूबेशन मतलब टर्टल अपने एग के ऊपर बैठता है, जैसे चिड़िया बैठती है वैसे टर्टल भी बैठता है. एग इंक्यूबेशन, ठीक है, has a significant effect on the sex of developing embryos. Males are predominant below 28 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर जो टेम्परेचर है below 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेशन हुआ है तो मेल्स पैदा होंगे. फीमेल्स above 33 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर above 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो फीमेल्स पैदा होंगे. ठीक है. इन क्रोकोडाइल्स हाई टेम्परेचर्स इंड्यूसेस मेलनेस एंड लो टेम्परेचर्स इंड्यूसेस फीमेलनेस. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. सो दिस इज हाउ वेरिएशन हैपेंस. तो जेनेटिकली डिटरमिन नहीं हुआ, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे कुछ एनिमल्स में ये चॉइस मिलता है. ठीक है. तो कुछ एनिमल्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, अगर भाई साहब इंक्यूबेशन पीरियड का टेम्परेचर मतलब 28 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे लेस है तो मेल पैदा होगा, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो फीमेल पैदा होगी. ठीक है, इन टर्टल्स. ओके. वेस्टिजियल ऑर्गन्स, देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स का भाई साहब बार बार आ रहा है क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पे स्टेट बोर्ड का है क्वेश्चन 2020 का. डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, राइट नेम ऑफ एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी. एक्सप्लेन हाउ 1 ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन इज फंक्शनल इन अदर एनिमल. ठीक है, तो हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो रूमिनेंट्स में एक्टिव है अभी तक. ठीक है, या निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो हमारा आई का है वो हमारे अंदर एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स में जैसे फिशेस में अभी तक एक्टिव है. ठीक है. वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर डीजेनरेटेड. ये सब आपके कीवर्ड्स हैं. देखो, डीजेनरेटेड मतलब अभी इसका महत्व खत्म हो गया, और अंडर डेवलप, दे आर नॉट फंक्शनिंग एनीमोर. सम वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस दैट आर फंक्शनल इन अदर एनिमल्स, जैसे अपेंडिक्स है भाई साहब,
फुल्ली फंक्शन इन रूमिनेंट्स, जो गाय भैंस है या जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ज्यादा करके डियर वगैरह, ये सब रूमिनेंट्स हैं, ठीक है। इनमें अभी तक जैसे मैंने आपको बोला था भाई साहब, सेल्यूलोज जो है वो एक बहुत हार्ड चीज होता है डाइजेस्ट करने में, ठीक है। कुक्ड फूड में ये सेल्यूलोज निकल जाता है, ठीक है, लेकिन अनकुक्ड फूड में ये सेल्यूलोज अंदर जाता है, और ये सेल्यूलोज भाई साहब आपको डाइजेस्ट करने में आपको जो लगता है वो है क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रूमिनेंट्स में एक्टिव है, हम में नहीं है, इसलिए हमारा कंडेंस हो चुका है, ठीक है। मसल ऑफ द ईयर पिना, ठीक है, इट इज यूजफुल इन मंकीज में है भाई साहब, एंड अदर एनिमल्स लाइक रैबिट्स, काउस, हॉर्सेस एक्सेट्रा फॉर मूवमेंट ऑफ, तो उनके कान घूमते हैं भाई साहब ऐसे, ठीक है। तो आपका देखो रैबिट्स का, काउस का, हॉर्सेस का, मंकीज का, इनके कान घूमते हैं, तो इनका मसल एक्टिव है, ठीक है। हमारा ईयर पिना का जो ये मसल है ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। अदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स इंक्लूड द टेल बोन, दिस इज कॉकाइक्स, ठीक है, बॉडी हेयर्स, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, विजडम टूथ एक्सेट्रा, ये कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग जगहों पे एक्टिव हैं, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, यही आपका मेन है यहाँ पे। डार्विन्स थियरी किसका भाई साहब, नेचुरल सिलेक्शन, ये आपके कीवर्ड्स हैं। डार्विन्स थियरी है भाई साहब नेचुरल सिलेक्शन का, और ये किस पे डिपेंडेंट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या होता है काव्या, शरायु, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नया संजम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब किसी स्पीशी को सरवाइव करने के लिए उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ उसका जो अडेप्टेशन होता है। विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, इफ द स्पीशी इज एबल टू सर्वाइव or adapt itself, then it is called survival of the fittest. A species will survive only if it can adapt itself according to the survival conditions. आपका ही एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मैं बोल रहा हूं, जैसे देखो गर्मियों में आपका जो स्किन है वो ऑयली रहता है, लेकिन आप देखोगे सर्दियों में आपकी त्वचा रूखी हो जाती है। ये पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम बेचने वाले भाई साहब भर भर के बोलते रहते हैं त्वचा रूखी हो गई है, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम लगाइए, लेकिन ये आपका एक अडेप्टेशन है, आपका बॉडी का नेचुरल अडेप्टेशन है। आपके बॉडी में स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ये सेबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो अगर हमारे बॉडी में अभी जैसे गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, ज्यादा आपका पसीना आता है, लेकिन अगर ज्यादा पसीना आएगा तो बॉडी डिहाइड्रेट होगा, और डिहाइड्रेट से आप कोलैप्स हो सकते हैं। आपके बॉडी से अगर वाटर लॉस ज्यादा हो गया सो यू कैन एक्चुअली कोलैप्स, अ पर्सन कैन इवन डाई, ठीक है। तो हमारा स्किन के लेवल में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं। अभी ऑयल और वाटर का अगर आप मिक्सचर लोगे तो हमेशा ऑयल ऊपर आएगा और वाटर भाई साहब नीचे रहेगा। तो ये जो वाटर जो निकलने की कोशिश कर रहा है एज स्वेट, इट मिक्सेस विद ऑयल एंड हेंस ऑयल ऑक्यूपाइज द अपर लेयर, और वाटर नीचे रहता है। मतलब वाटर का इवेपोरेशन तो होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑयल इसको ऊपर सतह पे आने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये गर्मियों में होता है। सर्दियों में भाई दिख रहा है कि एटमॉस्फेयर में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, तो वाटर जो है तो उतना ज्यादा आपका नहीं इवेपोरेट होएगा, तो सेबेशियस ग्लैंड्स लोग अपना फंक्शन बंद कर देते हैं, तो इसीलिए आपकी त्वचा रूखी हो जाती है, आपके त्वचा में जो ऑयल कंटेंट है वो कम हो जाता है। ये साइंटिफिकली नेचर अपने आप कर रहा है, आपका बॉडी अपने आप कर रहा है, आपका बॉडी अपने आप अडेप्ट कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन अडेप्टेशन। आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके बॉडी में ये अडेप्टिव चेंजेस अपने आप हो रही हैं, और जितनी ज्यादा ऐसी अडेप्टिव चेंजेस होंगी उतना ज्यादा आपका बॉडी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। और जितना ऐसा किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा उतना ही उस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन भी होगा, उतना ही उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल भी होगा। इसी को अपन बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, प्रोलिफिकली मतलब उनको जब ऑप्टिमम कंडीशंस मिलते हैं तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑर्गेनिजम्स कंपीट विथ ईच अदर, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बोला एक कुत्ता अगर दूसरे मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में आ जाता है तो सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अभी कुत्तों को बिस्कुट देने वाला कोई हो या रोटी देने वाला कोई हो, ये तो लिमिटेड है ना भाई साहब, कोई रोज ही देता रहेगा और इससे ही इनका बंटवारा होता रहेगा। एक और आ गया तो हमारे खाने पीने के वांदे हो जाएंगे, कम पड़ जाएगा हमको रेशियो। इसी की वजह से झगड़ा है। द रीजन वाई दे एक्चुअली ट्राई टू get one out of the system is because he will share the mating process, he will share the food process, he will share the habitat process, वो सब कुछ शेयरिंग में जाएगा, इसीलिए हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। ये उनके बैकलॉग में है,
इसीलिए वो झपट पड़ते हैं उसके ऊपर। ऑर्गेनिजम्स कंपीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, जान भी लेनी पड़े तो ले लेंगे, ठीक है, मगर इसको भगाओ। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दैट इज बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव विच शो मॉडिफिकेशंस फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉडिफिकेशन देखा जा सकता है टू विन द कॉम्पिटिशन, ओनली दे विल बी एबल टू सर्वाइव। द सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स देन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज एंड दीज स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये नए स्पीशीज को जन्म देते हैं और स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को भी जन्म देते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली डार्विन्स नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। इन सब में भाई साहब जो कीवर्ड्स आपको यूज करना है, एक कीवर्ड हो गया भाई साहब नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, दीज आर कीवर्ड्स दैट यू हैव टू यूज। रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, ये भी आपको, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज में लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में कंपटीशन चल रहा है भाई साहब, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विच शो मॉडिफिकेशंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जो मॉडिफिकेशंस दिखाएंगे, ठीक है। द सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स देन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। ओके, यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है देखो, स्टूडेंट क्रॉस पी प्लांट्स हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स विद पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। ही फाउंड दैट ओनली वन टाइप ऑफ सीड्स वे प्रोड्यूस इन द F1 जनरेशन। कौन से सीड्स प्रोड्यूस होंगे भाई साहब? इसने क्या क्रॉस किया है? राउंड पी प्लांट्स, ठीक है। तो आपके भाई साहब राउंड को, ठीक है, हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स, राउंड एंड येलो सीड्स विद पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, इससे क्रॉस किया है। तो किस टाइप का क्रॉस हो गया? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। F1 जनरेशन में किस टाइप के सीड्स प्रोड्यूस होंगे? R R Y Y, सब के सब यही होंगे, है ना। ऑल ऑफ देम विल बी राउंड एंड येलो, यही एक स्पीशी होगा, है ना। A student cross pea plants having round and yellow seeds with pea plants having wrinkled and green seeds, ठीक है। He found that only one type of seeds were produced in F1 generation। ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या? F1 जनरेशन। When these F1 generation pea plants were self pollinated, इसको अपन देखो कहीं कहीं पे ऐसा self pollinated लिखा जाता है, self pollinated, और कहीं कहीं पे आपको सीधा लिखा जाता है selfing, ठीक है। सेल्फिंग मतलब यहाँ पे सेल्फी लेना नहीं होता है, सेल्फिंग मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ओके, when these F1 generation pea plants were self pollinated with each other, then in addition to the seed type of F1 generation, some new type of seed combinations were produced। तो क्या क्या combinations आपके प्रोड्यूस हुए? What were the combinations that were produced? ठीक है, राउंड येलो एक हो गया भाई साहब, दूसरा क्या हो गया बोलो? राउंड, ये राउंड येलो, ठीक है, एक राउंड येलो हो गया। तो राउंड येलो के साथ क्या क्या प्रोड्यूस हुआ? राउंड एंड येलो। अगर पीछे जाएंगे हम भाई साहब, यहाँ पे कहाँ थे? हाँ, सो व्हाट वर द थिंग्स? राउंड येलो तो प्रोड्यूस हुआ 9, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है, क्लियर है? मेंशन द डोमिनेंट, ठीक है, ओके, न्यू टाइप्स ऑफ सीड कॉम्बिनेशन वी आल्सो सी। मेंशन द डोमिनेंट ट्रेट्स ऑब्जर्व्ड इन F1 जनरेशन। क्या क्या हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेट्स? राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो विल बी द डोमिनेंट ट्रेट्स जो F1 जनरेशन में हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका राउंड एंड येलो, ठीक है। व्हाट आर द न्यू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सीड्स लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन? क्या क्या हो गया भाई साहब आपका? ये सब आपको बनाना पड़ेगा भाई साहब। क्या है? राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो एंड राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, wrinkled and green, I'm sorry, ठीक है। तो ये हो गया आपके F2 generation। Give reasons as to why the traits which were not visible in the seeds of F1 generation reappeared in the seeds of F2 generation, ठीक है। तो traits कैसे हैं भाई साहब? डोमिनेंट के सामने अगर रिसेसिव होगा तो डोमिनेंट उसको एक्सप्रेस करने नहीं देगा, रिसेसिव के सामने अगर रिसेसिव होगा तो ही वो एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। सो एज सून एज अ रिसेसिव ट्रेट गॉट एन अपॉर्चुनिटी with another recessive trait, it was able to express itself, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, ठीक है, ओके। तो यहां पे आपका क्या हो गया देखो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। डोमिनेंट ट्रेट, इट इज द ट्रेट कंट्रोल्ड बाय, तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है? व्हाट इज मेन बाय द टर्म डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स? डोमिनेंट ट्रेट क्या है? इट इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट एलेली, ठीक है, या जीन भी बोल सकते हैं।
इट इज द ट्रेट विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को F1 जनरेशन में कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट, इट इज अ ट्रेट कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव एलीली, इट इज द ट्रेट विच रिमेन्स सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन एंड अपीयर्स इन F2 जनरेशन। ये भाई साहब F2 जनरेशन में उभरता है, भले ही 1 के रेशियो से उभरता है लेकिन उभरता है, ठीक है। ओके, फिर भाई साहब वही सवाल देख रहे हो भाई साहब, रिपीट रिपीट रिपीट, ठीक है। 2021-22 का सवाल है ये। ओके, क्या पूछा गया है भाई साहब? द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड, इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड वेयरएज इन सम अदर इज नॉट। देयर आर 46 हो चुका है ना भाई साहब। आउट ऑफ दिस कंट्रोल द बॉडी गेटर। Why is a pair of sex chromosome in human beings called a mismatched pair in terms of type and size? Because it is made up of X and Y, and X and Y are different in size, and X and Y are different gametes altogether. ठीक है? X and Y are different gametes. If the gametes always have half the number of chromosomes, then how is the original number of chromosomes restored in the organism? तो आपका भाई साहब कैसे? Gametes contain half the number of chromosomes, but when the gametes fuse to form the zygote, the normal diploid condition is restored. तो diploid condition भाई साहब restore हो जाता है। यहाँ पे normal diploid condition is restored, मतलब कैसा होता है देखो, haploid condition है ये 22 + X, ये haploid condition है मतलब आधा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये होता है 44 + XY, इसका normal diploid condition restore हो जाएगा, ठीक है। ओके, if the gametes, वही पे Name 2 animals whose sex is not genetically determined. Turtles हो गए और crocodiles, these lizards, their sex is not genetically determined. Their sex generally is determined by the amount of incubation temperature they have to offer to their eggs. ठीक है, इसमें जो incubation temperature है। Okay, with the help of flow chart show how sex is genetically determined in human beings। तो वही है देखो, ovum, और ये हो गया यहाँ पे भाई साहब ओवम का X और Y का, और ये XX, ये हो गया भाई साहब मेल, दिस विल बी अ फीमेल, X एंड Y विच इज Y इज कमिंग फ्रॉम द स्पर्म, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। Mendel blended his knowledge of science and mathematics to keep the count of the individual exhibiting a particular trait in each generation. Mendel भाई साहब बायोलॉजिस्ट, मतलब इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हालांकि वो प्रोफेशन से एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ओके, he observed a number of contrasting visible characters controlled in pea plants in a field. He conducted many experiments to arrive at the law of inheritance. What do the F1 progeny of tall plants with round seeds and short plants with wrinkled seeds look like? F1 progeny क्या होगा? Tall and round, है ना। F1 progeny of tall plants with round seeds, तो क्या होगा आपका F1 progeny में सिर्फ tall और round ही दिखेगा। So F1 progeny में all plants आपके क्या हो जाएंगे? Tall and round phenotypically, ठीक है। ओके, नेम द रिसेसिव ट्रेट्स इन द अबव केस। क्या होगा भाई साहब? dwarf and wrinkled, ये हो गया आपके रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी। क्या क्या हो जाएगा? टॉल एंड राउंड, फिर टॉल एंड रिंकल्ड, फिर ड्वार्फ एंड राउंड एंड ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो आपके क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? नए ट्रेट्स क्या हो जाएंगे? टॉल एंड राउंड तो पहले भी था, तो ये होगा टॉल एंड रिंकल्ड, ड्वार्फ एंड राउंड, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो? ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, ठीक है। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? टॉल एंड राउंड 9:3:3:1, नाउन 3:3:1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। मेंडल ने भाई साहब 1600, 1700, 1800 ऐसे प्लांट्स का किया था, ठीक है। इफ 1600 प्लांट्स वेर ऑब्टेन इन F2 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी में 1600 प्लांट्स आए हैं। राइट द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग ट्रेट्स टॉल विथ राउंड सीड्स। देखिए, टॉल विथ राउंड, टॉल एंड राउंड कितना होगा? 9। तो क्या हो जाएगा बोलो? कितने होंगे? 9 बाई टोटल कितना है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16।
9/16 इंटू 1600 कर दो भाई साहब, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब 100, तो ये हो गया कितने 900 प्लांट्स विल बी टॉल एंड राउंड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। टॉल विथ राउंड सीड्स, ओके हो गया। शॉर्ट विथ रिंकल्ड सीड्स, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, है ना, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, ये कितना है भाई साहब 1, तो आपका 1/16 इंटू 1600, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 100 विल बी क्या हो जाएंगे भाई साहब शॉर्ट विथ रिंकल्ड सीड्स। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? ठीक है। राइट द कंक्लूजन ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट, द कंक्लूजन ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट इज दैट क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो अगर आप रेशियो देखोगे यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 9:3:3:1, टॉल प्लांट विद राउंड सीड, टॉल प्लांट विद रिंकल सीड्स, शॉर्ट प्लांट विद राउंड सीड, शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड। तो टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स कितना हो जाएगा 900, शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड्स कितना हो जाएगा 100। रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एज हेटेरोजाइगोस, डोमिनेंट होमोजाइगोस एंड रिसेसिव होमोजाइगोस, ठीक है। सो राइट द कंक्लूजन, तो भाई साहब आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चलते आपको इस तरीके के ग्रुप्स मिल रहे हैं। ओके 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 ओके, अच्छा ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। क्या क्या हो गए एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में, मॉर्फोलॉजिकल हो गया, सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर, और क्या हो जाएगा बोलो पैलेंटोलॉजिकल। पैलेंटोलॉजिकल मतलब क्या होता है, आप धरती के अंदर जाते रहते हैं, अलग अलग लेवल्स पे आपको अलग अलग फॉसिल्स मिलते हैं। ये जो फॉसिल्स आपको मिल रहे हैं ये मतलब जितना आप नीचे जाएंगे और जितना पुराना वो उतना ही पुराना फॉसिल आपको मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। ओके, दूसरा हाँ वेस्टिजियल ऑर्गन्स का, वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब आपका डीजेनरेटेड ऑर्गन्स होते हैं आपके बॉडी में या किसी भी स्पीशी में। जो डीजेनरेटेड ऑर्गन्स होते हैं दे बेसिकली कंफर्म दैट वंस अपॉन अ टाइम दे वर इन यूज, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम दे वर इन यूज, हाउएवर रिपीटेडली दे आर नॉट इन यूज बिकॉज ऑफ विच दे हैव डीजेनरेटेड और कंडेंस्ड इन साइज, बट डेफिनेटली दिस ऑर्गन वाज वंस अपॉन अ टाइम एक्टिव इन अनदर एनिमल, ठीक है। तो मतलब किसी और एनिमल से वो आ रहे हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट एल्स इज एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, सारे एम्ब्रायोस जो है सारे एनिमल्स के एट द फर्स्ट स्टेज दे ऑल अपीयर टू बी एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। इसका मतलब जरूर हमारा कोई एक ऐसा पूर्वज रहा होगा जो सब जिससे निकले हैं, एक कॉमन पूर्वज कोई रहा होगा, ठीक है। ओके, एम्ब्रायोलॉजिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन, और क्या हो जाएगा कनेक्टिंग लिंक्स, जैसे पेरिपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा, ठीक है। डक बिल्ड प्लैटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। सो डक बिल्ड प्लैटिपस हो गया, लंग फिश हो गया, लंग फिश इज अ कनेक्टिंग लिंक। सो ऑल दीज आर बेसिकली कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक्स मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो एक कनेक्टिंग लिंक ये कंफर्म करता है कि दोनों स्पीशीज का एक नया प्रोडक्ट भाई साहब तैयार हुआ है, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके भाई साहब मॉर्फोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक्स, एम्ब्रायोलॉजिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके क्या हो जाएंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हमको जो प्रूफ मिले हैं एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन को हम क्यों ही माने, क्यों ना हम भाई साहब जो धर्म ग्रंथों में लिखा है अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से उन्हीं को माने, क्योंकि हमको साइंस में प्रूफ चाहिए और ये सब आपके प्रूफ्स हैं, दीज आर बेसिकली द प्रूफ्स, ठीक है। ओके ओके ओके, राइट द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं भाई साहब देख लो। some of the main objections raised against Darwin's theory of natural selection are as follows. Natural selection is not the only factor responsible for evolution. तो सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है जो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेचर सिलेक्ट कर रहा है बेस्ट स्पीशीज को, ठीक है। अगर आपके स्पीशीज बेस्ट, तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई स्पीशी अगर बेस्ट नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव कर रहा है ना, ठीक है। सो इन दिस थियरी डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है जो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इन हिज थियरी डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। तो यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशंस को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। इन हिज थियरी डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन
इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस, क्या यूजफुल मॉडिफिकेशंस होते हैं और क्या यूजलेस मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। नो एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग स्लो एंड अब्रप्ट चेंजेस वे प्रोवाइडेड इन द थियरी, ठीक है, जो स्लो और अब्रप्ट चेंजेस होते हैं वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। नो एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग स्लो एंड अब्रप्ट चेंजेस दैट वे प्रोवाइडेड इन हिज थियरी, ये आपके भाई साहब याद करने वाली चीजें, इसको ये लिख लीजिएगा, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है डार्विन्स के ओके अक्रॉस, ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, क्रॉस वाज मेड, ये तो हो गया भाई साहब, नहीं हुआ क्या, हो गया ना, ग्रीन और पर्पल स्टेम, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपके सैंपल पेपर्स में आए हैं, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में, इन एन असेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्पीशीज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इफ अ ट्रेट एक्स एग्जिस्ट इन 5% ऑफ अ पॉपुलेशन and a trait Y exists in 70% of the same population, which of the two traits is likely to have arisen earlier, पहले कौन आया रहेगा, Y, ठीक है। तो X जो है वो क्या होगा, म्यूटेशन से आ रहा होगा, ठीक है, म्यूटेशन से आ रहा होगा, बट Y इज मोर लाइकली टू हैव, ठीक है। तो X देखो क्यों, म्यूटेशन ही एक टाइप का चेंज ला सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द ओनली फैक्टर दैट कुड ब्रिंग इन अ चेंज इज म्यूटेशन, ठीक है। तो आपका Y भाई साहब लार्जर है, ठीक है, ऑब्वियसली 70% ऑफ द ट्रेट्स है, सो ये आपका भाई साहब इज लाइक ये अर्लियर होगा, ठीक है। और म्यूटेशन से आपका एक्स आया रहेगा, म्यूटेशन से भाई साहब आपका एक्स आया रहेगा, और इसीलिए सिर्फ 5% में स्पीशीज में हमको वो दिख रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो एक्सपैंड करेगा। ओके चलिए भाई साहब, इफ अ प्योर टॉल पी प्लांट is crossed with a pure dwarf pea plant, then what percentage of F1 and F2 generations will respectively be tall? तो F1 जनरेशन में कितने टॉल होंगे, सबके सब, तो 100%, F1 जनरेशन में आपका 100% टॉल होंगे, और F2 जनरेशन में कितने होंगे भाई साहब, 75, 3:1 होता है, तो दैट विल बी 75, ठीक है, F1 and F2, तो 100% and 75%, तो द आंसर विल बी D, ठीक है। ओके, height in pea plants is controlled by efficiency of enzymes and is thus genetically controlled, ठीक है, assertion भाई साहब सही है, ठीक है। enzymes, cellular DNA is the information source for making proteins in the cell, ये भी आपका सही है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A, ठीक है, clear है, are we clear? okay, Genesis crossed, ठीक है, a pea plant with violet flowers with a pea plant with white flowers, he got all violet flowers, तो violet आपका क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। पहले F1 जनरेशन में आपका डोमिनेंट स्पीशी एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। Genesis crossed a pea plant having violet flowers with a pea plant having white flowers, he got violet flowers in the first generation. White color gene is not passed on to the next generation, तो ये फॉल्स है भाई साहब, जनरेशन में पास हुआ है, लेकिन व्हाइट कलर आपका रिसेसिव है, इसीलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो बोथ ए एंड 2 आर ट्रू, तो आपका ए तो ट्रू है, ये करेक्ट है भाई साहब, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड नहीं सी होगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ठीक है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। ओके ओके ओके, 2 pea plants, one with round yellow seed, ठीक है, and the other with wrinkled green seeds produce F1 progeny that have round yellow seeds, ठीक है। ये पहला F1 जनरेशन सबका सब यही होगा, ठीक है। When F1 plants are self pollinated, which new combination of characteristics is expected in F2 progeny? न्यू कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएगा आपका, राउंड, ठीक है, राउंड और भाई साहब आपका ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये 3 आएंगे आपके, ये किस रेशियो में आएंगे, 3:3:1 में आएंगे, ठीक है। तो राउंड एंड ग्रीन, तो व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, तो F2 में आपके क्या क्या आ जाएंगे भाई साहब, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, फिर क्या होगा भाई साहब आपका रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, एंड फाइनली wrinkled and green, ठीक है।
ये हो गया भाई साहब आपका। हाउ मेनी सीड्स इन दिस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी प्रोड्यूस व्हेन अ टोटल ऑफ 160 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में 160 सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको भाई साहब हाउ मेनी सीड्स विद न्यू कॉम्बिनेशन, कितने भाई साहब 3 और 3 न्यू कॉम्बिनेशन कितना हो गया 3 + 3 6 1 7, तो 7 अपॉन टोटल कितना है 9 तो 7 अपॉन 16 इंटू 160, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना 10, तो 70 सीड्स 70 होंगे भाई साहब, क्लियर है, ऐसे 70 होंगे। यहाँ पे आपसे पूछा नहीं है ना कौन सा स्पेसिफिक, यहाँ पे पूछा है न्यू कॉम्बिनेशन कितने हो गए आपके 3, न्यू कॉम्बिनेशन का टोटल रेशियो कितना हो गया 3 + 3 6 1 7, और इसका टोटल कितना है 16, तो 7 अपॉन 16 इंटू 160 टोटल न्यू प्लांट्स, तो ये हो गया आपका 70, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये आपके सैम्पल पेपर्स में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।